Hello, students. Welcome to Head Start Education. I am your mentor, Aman Singh, and this is part 3 of Chapter 5 The Fundamental Unit of Life. If you have any doubt or query, please let me know in the comment section. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपने सेल के जो डायग्राम्स देखे हैं, आपको पता है सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से भी आगे एक और चीज होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल। उसके बाद बीच में क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस। और इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है सर, एक फ्लूइड। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म में कौन होता है सर, इस साइटोप्लाज्म में कई सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जाई बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटसेट्रा। ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक एक करके हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको इस जीआईएफ फाइल में दिख रहा है कि सबसे बाहर क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। उसके पीछे फिर अंदर आपको क्या है, एक लिक्विड जिसे साइटोप्लाज्म कहा गया है, जिसमें कई सारी सेल ऑर्गेनेज दिख रही है। और बिल्कुल सेंटर में पर्पल कलर में क्या है, सेल का न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और सेल मेम्ब्रेन को हम किस नाम से और जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कई बार आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम सुनने को मिलेगा। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये होती क्या है, दिस इज दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मतलब ये सेल के बाहर की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, और ये करती क्या है, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इसका, ये सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन्हें बाहर की एनवायरनमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और सेपरेट करके रखती है। और ये सेल मेम्ब्रेन सर बनी किस चीज की होती है, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन की। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ये लिपिड क्या है, तो मैं बता दूं, लिपिड कुछ नहीं, सिर्फ किसे कहते हैं, फैट्स, जिसे आप आम भाषा में क्या कहते हो, चिकनाई। ठीक है, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और एग्जाम में इसको कई बार पूछा जाता है। ये एक लिविंग पार्ट होता है किसका, सेल का। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग पार्ट होता है। दैट मीन्स अब जो भी कोई लिविंग होता है उसे फूड भी चाहिए होता है, वो अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट भी करता है, रिकवर भी करता है। तो ये एक लिविंग पार्ट है। ठीक है, और ये दिखती किस तरीके की है, तो ये दिखती है कुछ ऐसी, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है, और इसी वजह से क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर से बाहर कोई भी चीज ट्रांसफर हो सकती है, और सिमिलरली बाहर से अंदर की तरफ कोई भी चीजें आ सकती हैं। ऑल्सो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करती रहती है। ठीक है, अभी कुछ इस शेप में है, फिर सेल अपनी ये शेप चेंज कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है। Its flexibility enables cells to engulf in food and other from the external environment। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है सेल बाहर की दुनिया से
काफी सारी चीजें अपने अंदर मंगा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो ये सेल है वो क्या कर रहा है, अपनी शेप बार बार चेंज कर पा रहा है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, द सेल मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक तरीके से क्या है, चौकीदार है। और जब हमारी बिल्डिंग में कोई आता है तो पहले उसे क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी वालों को पास दिखाना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी वाले देखते हैं कि हाँ ये सही चीजें से अलाउ किया जाए, तो वो उस चीज को अलाउ करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में एंटर होने के लिए। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, एक तरीके से चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो चेक करता है कोई भी चीज सेल के अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस किसी को भी क्या करती है, अलाउ करती है, वो सेल के अंदर एंट्री ले पाता है, और जिस किसी को भी अलाउ करती है बाहर जाने को, वो एग्जिट कर पाता है। क्योंकि ये सेलेक्ट करती है कि किसे एंट्री देनी है और किसे एग्जिट करना है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसे एक बार और समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए सेल है, ठीक है, और इसने क्या देखा, बाहर कोई पॉइजनस चीज कोई आ गई, ठीक है, कोई जहर आ गया, पॉइजनस चीज आ गई। अब वो सेल के अंदर अगर एंट्री लेना चाहता है, तो सेल वॉल उसे क्या कर देगी, मना कर देगी, उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए सेल के पास किस चीज की कमी हो जाए, सेल के पास कमी हो जाए किसकी, वाटर की, सेल के अंदर वाटर की मान लो कमी हो जाती है, मैं नीचे की तरफ डायरेक्शन बना रहा हूं, दैट मीन्स कमी हो गई है, तो ये क्या करेगी, बाहर से अंदर की तरफ वाटर को अलाउ कर देगी। ये सेलेक्ट करती है चीजों को कि किसको एंट्री देनी है, अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, तो बेटा सेल मेम्ब्रेन भी बनती है, मैंने बताया आप सभी को। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है, मतलब जब प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंडोसाइटोसिस देखते हैं क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंडोसाइटोसिस। एक बार मैं इसको रीड करता हूं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस by which a cell is able to engulf food and other materials from its external environment due to flexibility of the plasma membrane। तो अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से सेल जो होता है वो क्या कर पाता है, अपनी शेप चेंज कर पाता है। जैसे अभी आपको इसकी शेप ये दिख रही है, थोड़ी देर बाद इसकी शेप कैसी हो गई, इस तरीके की हो गई, और बिल्कुल बाद में जाके इसकी शेप कैसी हो गई, ऐसी। तो इसी तरीके से कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही क्या कर पाते हैं, फूड को एक्वायर कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को एक्वायर करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। मैं एक बार रिपीट करता हूं, एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म अपनी सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज करके क्या करते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, उसे घेरते हैं। दिख रहे हैं ना आपको, ये दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर हैं जिसने इस फूड को क्या कर लिया, घेर लिया, और इसके थ्रू अपना फूड एक्वायर करते हैं। मैं एक जीआईएफ फाइल और दिखाऊंगा आपको जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो सेल है, ये जो अमीबा है, वो अपने फूड को क्या कर लिया, इसने एनगल्फ कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है।
डिफ्यूजन समझते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही होता है। अब ये डिफ्यूजन होता क्या है जरा समझते हैं। डिफ्यूजन क्या है? गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जहां पे कंसंट्रेशन किसी भी चीज की ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जहां पे चीज का किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे कम है उधर क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है? याद रखिएगा, गैसेस के एक्सचेंज में ही होता है, लिक्विड के एक्सचेंज में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस में। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, डिफ्यूजन क्या है? जब गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, वो एक तरफ ज्यादा अवेलेबल हैं। तो वो जहां ज्यादा अवेलेबल है वहां से दूसरी जगह जहां पे कम अवेलेबल है वहां पे मूव करने लगते हैं। और बीच में जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है येलो कलर की, ये दरअसल क्या है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब ऑस्मोसिस समझते हैं क्या होता है। बेटा ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा ऑस्मोसिस क्या है। सबसे पहले तो डिफ्यूजन हमने पढ़ा, डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। इसी तरीके से ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, या फिर सीधे बोला जाए वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मतलब क्या है? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड स्टेट के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाटर हाई कंसंट्रेशन में है और जबकि शुगर लो कंसंट्रेशन में है। यहाँ पे शुगर ज्यादा कंसंट्रेशन में और पानी क्या है? कम कंसंट्रेशन में। तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? सर जहां पे पानी ज्यादा है वहां से जहां पे पानी कम है, मतलब लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। और जब ये पूरा ऑस्मोसिस हो जाएगा तो हमें इस तरीके का सॉल्यूशन दिखाई देगा। और बीच में जो आपको ये लेयर दिख रही है रेड कलर की, ये क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कोई ऐसी लेयर जिसके बीच में छोटे छोटे गैप है, जहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। उसी चीज को परमिएबल कहते हैं। परमिएबल का भी मतलब यही होता है जिससे कोई भी चीज आर पार, मतलब एक साइड से दूसरी साइड मूव कर पाए। तो आप लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन कब होता है? डिफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, जब गैसेस का मूवमेंट होता है कहां से कहां? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या होंगी? वो चारों तरफ फैलना स्टार्ट कर देंगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। और जब पूरी तरीके से डिफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा तो सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता था? ऑस्मोसिस में वाटर हायर कंसंट्रेशन से कहा जाता है? जहां पे वाटर लो कंसंट्रेशन में होता है। जैसे कि इस वाले पोर्शन में वाटर ज्यादा है और शुगर कम है, जबकि यहाँ पे शुगर ज्यादा है वाटर कम है। तो वाटर जहां पे ज्यादा है वहां से दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। और जब तक होता रहेगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, और जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये सॉल्यूशन इस तरीके का हो जाएगा। सो एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब
सेल में से गैसेस जैसे कि CO2 कैसे बाहर जाती है और सेल के अंदर वाटर कैसे मूव करता है। तो ये किस तरीके से करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मैंने बताया था आपको डिफ्यूजन किसके बीच में होता है? डिफ्यूजन हमेशा गैसेस में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में कौन सी गैस? CO2। तो मतलब जब सेल के अंदर CO2 जो CO2 है वो ज्यादा हो जाएगी, तो और सेल के बाहर CO2 जो है वो क्या होगी? कम होगी। अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो वो क्या होगी? अंदर से बाहर की तरफ हायर कंसंट्रेशन, जहां पे ज्यादा है वहां से बाहर की तरफ मूव कर पाएगी। सिमिलरली सेल में जब वाटर की कमी हो जाएगी और बाहर वाटर ज्यादा होगा, तो क्या होगा? ये वाटर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर पाएगा। तो ये किसके थ्रू होता है? बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है।